सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। देखिए, सी प्रोग्रामिंग की एक सीरीज हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोग ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उनका कैसे यूज करते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, उन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझे थे। अब उसी सीरीज को आगे आज बढ़ाते हैं, और उस सीरीज को आगे बढ़ाने के बाद आज और ऑपरेटर्स जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, उन ऑपरेटर्स को हम लोग समझते हैं। तो उसमें सबसे पहला ऑपरेटर जो है वो कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर आज समझेंगे हम लोग? रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर इसके अंतर्गत आते हैं, उन सबको हम लोग समझते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहला है लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटर्स कैसे ऑपरेटर हैं? आपके रिलेशनल ऑपरेटर। डबल इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर कैसे ऑपरेटर हैं? रिलेशनल ऑपरेटर हैं। अब देखिए, ध्यान देना है थोड़ा सा, इनको हम लोग जब प्रोग्राम्स करेंगे, जब इफ कंडीशन का यूज करना सीखेंगे, हम लोग लूपिंग का यूज करना सीखेंगे, तब इन ऑपरेटर्स को यूज करके देखेंगे प्रैक्टिकली, वहां पे हम लोग सीखेंगे। अभी केवल आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन समझना है कि रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे रूल्स कैसे लिखना है एक्सप्रेशन में, वो चीज आपको याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैथमेटिक्स में आप करते हैं, लेस देन इक्वल टू को आप ऐसे लिख देते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये गलत हो जाएगा। आपको लेस देन इक्वल टू में ऐसे लिखना है, पहले लेस देन फिर इक्वल टू, ये चीज आपको याद रखनी है। तो लेस देन के बाद अगर इक्वल टू लिखेंगे तो ये सही है, ठीक स्टेटमेंट। अगर ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ना तो हमें ऐसे लिखना है और ना तो हमें ऐसे लिखना है। हमेशा लेस देन इक्वल टू में क्या याद रखना है आपको? पहले लेस देन लिखना है, फिर इक्वल टू, ठीक। मैथमेटिक्स टाइप का हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू को ऐसे करके, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले सिंबल्स यहाँ पे कीबोर्ड में नहीं बने हुए हैं। तो कीबोर्ड्स में जो सिंबल बने हैं, उन्हीं सिंबल्स को हमेशा थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको फॉलो करना है, ठीक। वैसे ही सेम चीज आपको याद रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू में ऐसे करके करेंगे तो सही है, पहले ग्रेटर देन फिर इक्वल टू करना है। इसको ऐसे उल्टा नहीं लिख देना है, अगर ये करेंगे तो ये गलत है, या इसको अगर ऐसे मैथमेटिक्स की टाइप का करेंगे तो भी गलत है ये, ठीक। तो दो तीन बातें आपको इन ऑपरेटर्स में याद रखना है। और ये ऑपरेटर आपके रिलेशनल ऑपरेटर, जो एक से अधिक ऑपरेंड या एक से अधिक वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। जैसे हमें चेक करना है कि दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन है, तो a इज ग्रेटर देन b, क्या a की वैल्यू b की बड़ी है? या हमें चेक करना है कि तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो वहां पे अगर हमें ऐसा कुछ कंडीशन जरूरत पड़ती है, तो या हमें ये करना है कि लूप चलाना है कि 10 बार से अधिक न होने पाए, या हमें 100 टाइम से कम बार उसको लूप चलाना है, तो वहां पे जहां पे जरूरत होगी वहां पे इन रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम लोग यूज करेंगे। तो अभी इसका प्रैक्टिकल हम लोग नहीं कर रहे हैं आज कि कहां कहां यूज करेंगे। अभी केवल रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, उनके बारे में आज डिस्कस किया जा रहा है। इसको आगे प्रैक्टिकल करके कब देखेंगे? जब हम लोग इफ कंडीशन पढ़ेंगे, जब हम लोग लूपिंग पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग फिर से कैसे यूज करते हैं उसको एक बार फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार सीखेंगे इन चीजों को। तो ये चीज ध्यान देनी है आपको। लेस देन तो सिंपल यूज करना है। लेस देन इक्वल टू के केस में कई सारे स्टूडेंट को शुरू में दिक्कत होती है, इसलिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो एक तरीका ये है कि इस तरह से हमेशा यूज करना है। दूसरा ये, जैसे आपको प्रोग्रामिंग में एक्सप्रेशंस को कैसे यूज करना है, जैसे एक्सप्रेशन को यूज करना है, एक्सप्रेशन को कैसे यूज करना है, यहां पे एक्सप्रेशन लिखने का भी एक तरीका है। जैसे हमारा एक्सप्रेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ होगा। तो यहां पे प्रोग्रामिंग के केस में कैसे लिखना है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी को a इंटू टी लिखेंगे, ठीक। हम लोग कैसे लिखेंगे इस एक्सप्रेशन को? v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ना कि ए टी। ए टी अगर लिख देंगे तो ए टी एक सिंगल वेरिएबल होने लगेगा, तो इस चीज को ध्यान देना है। जैसे हमारे पास है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, ठीक। अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे लिखना है? s इक्वल टू यू टी को कैसे लिखेंगे? u इंटू टी, ऐसे करके लिखेंगे। और ए टी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? प्लस ए
इंटू टी, और टी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे टी इंटू टी ऐसे करके, या टी क्यूब रहेगा टी इंटू टी 3 बार कर लेंगे। ठीक, अब 80 स्क्वायर हमारा हो गया। अब 1/2 है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। ठीक, ऐसे करके हम लोग एक्सप्रेशन को लिखेंगे। ठीक है, जैसे ए एक्स क्यूब है कोई एक्सप्रेशन, तो ए एक्स क्यूब को हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, ए इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी है, और ये प्रोग्रामिंग में एक बार फिर से हम लोग इन सब चीजों को समझेंगे। तो आपको अगर ये सब चीज याद रहेंगी, ये चीजें आप सीखे रहेंगे, तो आपको प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो हमने अभी कौन सा ऑपरेटर समझा, रिलेशनल ऑपरेटर। इसके पहले हम लोग कौन सा ऑपरेटर समझे हुए थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो 2 ऑपरेटर हमारे हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अगला ऑपरेटर हम लोग और समझते हैं, सब लोग नोट कर लेंगे इसको। देखिए, नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग समझते हैं सी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उस ऑपरेटर को भी हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। और प्रोग्रामिंग में जब हम लोग इफ कंडीशन यूज करते हैं, ठीक, या हम लोग लूपिंग यूज करते हैं, तो इन ऑपरेटर्स को हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इफ कंडीशन के साथ रिलेशनल ऑपरेटर में हमने जब डबल इक्वल टू लगाया, तो इस डबल इक्वल टू को ही यूज करना है इफ कंडीशन के साथ। ठीक है, इफ कंडीशन में हमेशा क्या यूज करना है, डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू नहीं यूज करना है। सिंगल इक्वल टू जो होता है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो डबल इक्वल टू है वो इक्वलिटी को चेक करता है, और चेक करता है क्या लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के बराबर है, क्या LHS जो है वो RHS के बराबर है। अगर दोनों वैल्यू कंपेरेटिवली बराबर रहेंगी तो वो काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक, तो जब भी हमें इक्वलिटी को चेक करना है तो उसके लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, डबल इक्वल टू। ठीक, और अगर हमें असाइन करना है वैल्यू, जैसे हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं C = A + B, इसका मतलब क्या होता है, A + B की वैल्यू ऐड होकर के किसको असाइन हो जाती है, C को। तो सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल टू क्या है, एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो इक्वलिटी को चेक करता है। तो इफ कंडीशन जब भी यूज करेंगे, हमें इक्वलिटी को चेक करना है अगर, तो हम लोग हमेशा डबल इक्वल लगाएंगे, ना कि सिंगल इक्वल। इसको एक बार प्रोग्राम जब हम लोग इफ कंडीशन समझने लगेंगे तो और आपको क्लियर होगा। ठीक, अभी बस इन चीजों को समझते जाना है, जैसे लिखना है, जैसे जो जो रूल्स हैं उन रूल्स को आपको फॉलो करते जाना है। अब देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल। तो नेक्स्ट ऑपरेटर आपका कौन सा है, लॉजिकल। इधर लिखते रहे, लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग समझते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर्स हैं, एंड, आर और नॉट, और उनके सिंबल्स कैसे यूज करते हैं केवल वही सीखना है अभी। तो सबसे पहला है एंड। एंड के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे ये वाला, इसको हम लोग कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, जब सिंगल में यूज करते हैं। लेकिन जब 2 बार एक साथ यूज करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एंड ऑपरेटर। जैसे हमें 2 वैल्यू एक साथ चेक करनी है, ए की वैल्यू B से भी बड़ी है और ए की वैल्यू C से भी बड़ी है। अगर ऐसी 2 कंडीशन एक साथ अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर बोलेंगे इसको, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे, M% 2 बार, सिंगल टाइम नहीं, 2 बार, ये याद रखना है आपको। ठीक, और दूसरा होता है आर। आर के लिए क्या यूज करेंगे सिंबल, ये वाला। कीबोर्ड में आप जाएंगे तो शिफ्ट बटन के साथ ये सारे सिंबल्स मिलेंगे। ठीक, तो आपको ये वाला सिंबल किसके लिए यूज करना है, आर। आर का मतलब जहां पे 2 कंडीशन में से केवल एक ही कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका एग्जीक्यूट हो जाए, आउटपुट ट्रू आए, वहां पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे, आर ऑपरेटर। और जहां पे दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ही आउटपुट ट्रू आए, वहां पे कौन सा यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर। ठीक, और तीसरा है आपका नॉट, और नॉट में कौन सा यूज करेंगे, ये सिंबल, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक, तो नॉट सिंबल कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो नॉट सिंबल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट जैसे काम करता है। आप लॉजिकल गेट्स जब पढ़ते हैं तो नॉट गेट काम क्या करता है, इन्वर्टर होता है।
तो इन्वर्टर का मतलब जब वो वैल्यू ट्रू रहेगी तो आउटपुट फॉल्स आएगा, और जब इनपुट आपका फॉल्स रहेगा तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा। जस्ट इसका उल्टा, जैसे इन्वर्टर काम करता है, जब लाइट रहती है तो इन्वर्टर नहीं चलता, और लाइट नहीं रहती तो इन्वर्टर चलता है। सेम उसी तरह से बिहेव कौन करेगा? नॉट ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा? अगर दोनों के दोनों इनपुट ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आएगा, दोनों में से एक भी इनपुट अगर फॉल्स है या दोनों के दोनों इनपुट फॉल्स हैं तो आउटपुट एंड ऑपरेटर का हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक, तो दोनों इनपुट अगर ट्रू हैं तो ही आउटपुट आपका ट्रू देगा। जैसे आप क्या करते हो, ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों जब आपके ट्रू होते हैं, दोनों आप सही डालते हो तो आप लॉगिन कर पाते हो, नहीं तो लॉगिन नहीं कर पाते। ठीक, अगर इसका ट्रूथ टेबल में समझना चाहें तो ट्रूथ टेबल भी आपको छोटी सी बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे ए और बी दो हैं तो 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर कैसे काम करेगा? इसको एंड ऑपरेटर जो है उसका रिजल्ट कैसे आएगा? एंड ऑपरेटर का इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। मीन सिंपल समझना है, अगर दोनों के इनपुट फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स आएगा, दोनों में से एक भी इनपुट फॉल्स है तो भी आउटपुट फॉल्स आएगा, अगर दोनों के दोनों इनपुट ट्रू हैं तो ही आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे आप सिंपल इसको अपने जनरल लाइफ में समझिए, जैसे आप जीमेल पे लॉगिन करते हो या फेसबुक पे लॉगिन करते हो, तो अगर आप आईडी और पासवर्ड गलत देते हो तो लॉगिन नहीं कर पाते, आउटपुट 0 आता है। अगर आप पासवर्ड सही डालते हो, आईडी गलत देते हो तो भी आप लॉगिन नहीं कर पाते, और आईडी अगर गलत देते हो, पासवर्ड सही देते हो तो भी लॉगिन नहीं कर पाते। जब दोनों के दोनों इनपुट ट्रू होते हैं तो ही आउटपुट आपका ट्रू आता है उस केस में, अदरवाइज ये आउटपुट हमेशा क्या देगा? फॉल्स देगा। ठीक, तो इस टाइप का बिहेवियर कौन करेगा? एंड ऑपरेटर। जैसे इसका एक एग्जांपल हम दे दें, जैसे हमने लिखा A = B, एंड ऑपरेटर लगाया A इज ग्रेटर देन C। अगर ऐसा दोनों के दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसको और ज्यादा भी हम लोग समझेंगे जब इफ कंडीशन या लूपिंग समझेंगे उस केस में। अभी सबको बस आप एक माइंड मैप बना के चलेंगे, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उन ऑपरेटर्स के लिए क्या क्या सिंबल्स होते हैं यूज, उनको केवल अब आप एक माइंड मेकअप करके चलेंगे। बाकी हर एक चीज का प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे, हर एक चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आने वाले समय में, आने वाली क्लासेस में। ठीक, और दूसरा और ऑपरेटर कैसे काम करेगा? और ऑपरेटर देखिए यहां पे इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर दोनों इनपुट फॉल्स है तो ही आउटपुट फॉल्स आएगा, अगर दोनों में से कोई एक इनपुट ट्रू है या दोनों के दोनों इनपुट ट्रू हैं तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। जैसे इसको भी आप समझ सकते हैं रियल लाइफ में, आप कभी कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको आईडी रिकवर करके देता है। ठीक, या आप आईडी भूल जाते पासवर्ड रिकवर करके देता है, या पासवर्ड भूल जाते तो आईडी रिकवर करके देता है, या दोनों याद है तब भी आप लॉगिन कर लेते हो। लेकिन अगर दोनों चीज आप भूल जाते हो तो आप उसमें लॉगिन नहीं कर पाते। ठीक, तो अगर दोनों इनपुट फॉल्स हैं तो ही आउटपुट फॉल्स आएगा, दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू है या दोनों इनपुट ट्रू हैं तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? इसमें ट्रू आएगा। कौन सा वाला ऑपरेटर? और ऑपरेटर। सिंबल्स कौन सा यूज करेंगे? यहाँ। ठीक, और इस ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल इसको क्या बोलेंगे? आर, और इसको बोलेंगे एंड, और इसको बोलेंगे नॉट ऑपरेटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या कर लेंगे हम लोग? आर ऑपरेटर, और या इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल आर। ठीक, या इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है A + B। ठीक, अगर ये 0 0 है तो 0 देगा, 0 1 है तो 1 देगा, 1 0 है तो ऐसे करके देता है। तो ऐसे ट्रूथ टेबल से भी समझे रहिए जिससे आपको कभी भूले ना, और बाकी आप प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो भी हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें एंड ऑपरेटर की बजाय आर ऑपरेटर यूज करना है तो कौन सिंबल यूज करेंगे? ये वाला। अब या तो A की वैल्यू B के बराबर है और या तो A की वैल्यू C से बड़ी है, दोनों में से केवल एक ही कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट क्या देगा? ट्रू। इसकी ये खासियत है, जबकि एंड में ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन आर के केस में दोनों में से केवल एक ही कंडीशन ट्रू होने पे हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है? नॉट ऑपरेटर थोड़ा सा देख लीजिए। नॉट ऑपरेटर जैसे इसका इनपुट A है तो आउटपुट क्या देगा? A कॉम्प्लीमेंट। इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। हमने अभी समझा क्या है? एंड नॉट ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। जैसे घर में इन्वर्टर काम करता सेम ऐसे ये भी बिहेव करता है। अगर हम लिखेंगे A ≠ 0
तो ए की वैल्यू जब 0 होगी तो वो काम नहीं होगा, और जब तक 0 नहीं होगी वो काम होता रहेगा। ठीक, मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। निगेशन इसको बोलते हैं हम लोग, इन्वर्टर बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर ये है। ठीक, ये 3 ऑपरेटर हैं आपके, तीनों कौन से ऑपरेटर हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। इसको भी ध्यान रखिएगा। और इन सब का प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं, इफ कंडीशन बनाते हैं या लूपिंग समझते हैं, तो उन सब में इसका बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तो इन सब का यूज अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जब हम लोग इफ कंडीशन पढ़ेंगे या हम लोग जब लूपिंग पढ़ेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग कौन समझते हैं? नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट के लिए होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम देते हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं या गेट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, या आप कभी आप वाइवा देने जाते हो, आप या इंटरव्यू देने जाते हो, तो हमेशा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अपने आप में एक लॉजिकली इस चीज को समझना है कैसे वो वर्क कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग कौन सा समझते हैं? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अब इसको देखो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे हमें लिखना है एस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्या लिखा है हमने? x इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x की वैल्यू मान लो आप, x की वैल्यू है 5, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 1, दैट इज x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। प्लस 1 का मतलब एक इंक्रीमेंट। तो यहां पे प्रोग्रामिंग में हम लोग इस स्टेटमेंट को ऐसे ना लिख करके हम लोग लिखते हैं x प्लस प्लस। क्या लिखते हैं? x प्लस प्लस। x प्लस प्लस जो होता है वो इक्विवेलेंटली x इक्वल टू एक्स प्लस 1 होता है। तो चाहे x प्लस प्लस लिखें और चाहे x इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्टेटमेंट लिखें, दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है और दोनों स्टेटमेंट का मतलब सेम है और दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी। फायदा क्या है? इसमें आपको कम लिखना पड़ेगा और इसमें आपको ज्यादा लिखना पड़ रहा है। ठीक, तो इसको ही हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। अब देखो प्री इंक्रीमेंट, और अगर इसको हम लोग इसी सेम पैटर्न पे अगर हमने किया x इक्वल टू एक्स माइनस 1 किया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? x माइनस माइनस। तो चाहे x इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिखें और चाहे x माइनस माइनस लिखें। अब इसी में देखिए, इसी में भी दो है, एक है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा है इसका पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको ध्यान समझिए, अदरवाइज स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। और डिक्रीमेंट में भी दो है, प्री डिक्रीमेंट और दूसरा है पोस्ट डिक्रीमेंट। आपके दो इंक्रीमेंट के हैं और दो डिक्रीमेंट के हैं। इन दोनों को भी ध्यान समझिए, क्या इनमें फर्क है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। उन्हीं चीजों से बस आप कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ रटना नहीं है। प्रोग्राम में कुछ भी आपको रट के नहीं चलना है, जो भी कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे उसको माइंड में मेकअप बनाते चलना है, माइंड में बैठाते चलना है, तो आपको कभी प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखा है प्री इंक्रीमेंट, तो नाम से ही पता चल रहा है प्री का मतलब पहले। जैसे आपका मोबाइल फोन अगर प्रीपेड है तो पहले आप रिचार्ज कराते हो फिर बात करते हो, और पोस्ट पेड में क्या है? पहले आप बात कर लेते हो फिर रिचार्ज कराते हो। ठीक, रिचार्ज दोनों केस में कराना है। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में। ठीक, तो वही चीज सेम है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब वैल्यू जो होगी वो इंक्रीमेंट होगी एक, कब? पहले ही इंक्रीमेंट हो जाएगी और उसके बाद असाइन होगी। और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी। बात दोनों में समझ में आया? डिफरेंस क्या है प्री और पोस्ट में? प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू इंक्रीज होगी देन असाइन होगी, और पोस्ट के केस में क्या है? पहले वैल्यू असाइन होगी बाद में इंक्रीमेंट होगी। और सेम पैटर्न आपको ये है, तो ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सेम ये भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखिए प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे काम करता है? प्री का मतलब पहले वैल्यू डिक्रीज होगी बाद में असाइन होगी,
और पोस्ट में पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में डिक्रीज होगी। ठीक, दोनों में मतलब इसका एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझ लीजिए। इसको जैसे प्री इंक्रीमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको प्लस प्लस एक्स ऐसे करके सिंबल यूज करते हैं, और इसमें कैसे यूज करते हैं, एक्स प्लस प्लस। इसमें बाद में यूज करेंगे और इसमें पहले यूज करेंगे, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे ही इसको माइनस माइनस एक्स लिख सकते हैं और इसको एक्स माइनस माइनस। पोस्ट का मतलब बाद में, ठीक, और प्री का मतलब पहले। प्री का मतलब पहले डिक्रीज होगी या पहले इंक्रीज होगी फिर असाइन होगी, और पोस्ट का मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, जो भी आप करना चाहेंगे। ठीक, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब इसी चीज का एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं प्रोग्राम कैसे करते हैं। ठीक, तो प्रोग्राम बनाना हम लोग सीखे थे पिछली क्लास में, कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है। उसी प्रोग्राम को आज हम लोग प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए डेवलप करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आज सीखने की कोशिश करते हैं, और इसको आप घर पे करिएगा, फिर और कॉम्प्लिकेटेड प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के प्रोग्राम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक, एक ही क्लास में सब अगर आपको बताएंगे तो आप उसको कंफ्यूज हो भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का थोड़ा सा आज बस इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक चीज याद रखना है, हर एक प्रोग्राम को बनाते समय हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हेडर फाइल सब में यूज करनी है। अब हमने लिखा वाइड मेन, और वाइड मेन के बाद हमने यहाँ पे इंटीजर आई एक वेरिएबल लिखा, और i की वैल्यू हमने शुरू में कितना असाइन कर दिया, 3 असाइन कर दिया। अब प्रिंटफ यहां गेट ch अपना लगा लीजिएगा आप लोग, वो हर एक प्रोग्राम में लगाना है। ठीक, अब देखिए एक सिंपल प्रोग्राम में एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, वेरिएबल का वैल्यू कितना हमने असाइन किया, 3। जैसे ही वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करते हैं, इंटरनली प्रोग्राम के मेमोरी में क्या इफेक्ट पड़ता होगा, उस चीज को जब आप समझ जाएंगे तो ये कभी भी आपको जिंदगी में भूलेगा नहीं। इंटरनली ये हो क्या रहा होगा प्रोग्राम में, जैसे कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उनको वैल्यू असाइन करते हैं, तो वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, जिस एड्रेस पे जाके वो वैल्यूज स्टोर हो जाती है। ठीक, तो इसको हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर का ये मेमोरी एरिया है, ये क्या है, कंप्यूटर का मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, इसको मेमोरी वाले चैप्टर में थोड़ा सा बाद में हम लोग समझेंगे। अभी ये समझिए कि जो भी कंप्यूटर का मेमोरी का मतलब जहां पे कंप्यूटर अपने प्रोग्राम को सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक, तो जैसे आपका माइंड है, माइंड में क्या है, मेमोरी है, जो आपकी चीजों को क्या करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं तो आप मेमोरी में क्या कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी है जो आप भूल भी जाएंगे। ठीक, और कुछ चीजें ऐसी है जो परमानेंटली आज से 2 दिन बाद भी हम आपसे पूछेंगे तो आपको याद रहेगा। तो क्यों याद रह रहा है, क्योंकि आपने उसको मेमोरी में क्या कर लिया है, सेव कर लिया है। और जो चीज आपने मेमोरी में सेव नहीं किया है, आपसे 2 घंटे बाद आपसे पूछेंगे या 2 दिन बाद पूछेंगे तो आप भूले रहेंगे उसको। और ठीक है, और अगर कोई चीज अगर आपने परमानेंटली को स्टोर कर लिया है माइंड में तो आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक, तो यहां पे हो क्या रहा है, जैसे हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, अब वेरिएबल के डिक्लेयर होने पे होगा क्या, अगर वेरिएबल का डेटा टाइप हमने क्या लिया है, इंटीजर, इंट लिया है, तो इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में अपने एलिमेंट को स्टोर करने के लिए 2 बाइट का स्पेस लेता है। अगर 16 बिट कंपाइलर है तो 2 बाइट का स्पेस लेता है, और अगर 32 बिट कंपाइलर है तो 4 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक, तो 2 बाइट का स्पेस, क्योंकि 16 बिट कंपाइलर पे हम लोग मोस्टली प्रोग्राम बनाते हैं, तो वही चीज आपको याद रखना है कि इंटीजर कितने बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी में, 2 बाइट का। तो यहाँ पे मेमोरी में 2 बाइट का स्पेस क्रिएट होगा एक। ठीक, और उस मेमोरी का जिस लोकेशन पे ये स्टोर होगा वेरिएबल, उस लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो मान लीजिए एड्रेस उसका 2202 है, और ये एड्रेस किस पे डिपेंडेंट है, मशीन पे। मशीन रैंडमली कुछ भी एड्रेस बनाएगी। ठीक, अब उस एड्रेस का जो लोकेशन है, उस वेरिएबल का जो लोकेशन है, उसका जो एड्रेस है, मैं मान के चल रहा हूं कि वो 2202 होगा। और ये मैं मान रहा हूं, केवल ये फिक्स नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है,
आपके मेमोरी पे, और ये मशीन जिस मशीन पे प्रोग्राम बना रहे हैं उस पे डिपेंडेंट है कि किस एड्रेस पे वो सेव करेगा। ठीक, अच्छा एड्रेस क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में और डीप में हम लोग जब पॉइंटर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस दिन हम लोग को एकदम ये क्लियर होगा। ठीक, अभी थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करना है, क्योंकि ये ऑपरेटर पढ़ना है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा केवल हम लोग समझ रहे हैं। ठीक, बाकी इसके बारे में डिटेल हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग पॉइंटर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो पॉइंटर चैप्टर में ये सारी चीजें फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। तो एरे पढ़ेंगे, एरे के बाद फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन के बाद जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे लूपिंग और ये इफ कंडीशन के बाद, तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक, तो अभी अगर कुछ कम समझ में आ रहा होगा तो उसके लिए परेशान नहीं होना है बिल्कुल। पॉइंटर्स जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन फिर से आपको ये सारा चीज बताया जाएगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, अब देखिए इसकी वेरिएबल की वैल्यू जैसे हमने असाइन किया, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी असाइन हो गई, 3। तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी असाइन हो गई अब, 3। तो इस लाइन का जब एग्जीक्यूशन कंपाइलर करेगा, कौन एग्जीक्यूशन करेगा, कंपाइलर जब करेगा, तो इस मेमोरी एड्रेस पे वो वैल्यू कितनी है, 3 है। अब देखिए अगर हम यहाँ i की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आपको 3 दिखाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सिंपल हम लोग प्रिंट करना सीखे थे, प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, %d। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर, और i की वैल्यू अगर हम i को प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा, तो आउटपुट में क्या आएगा, 3। इसको रन कैसे करना है, कंट्रोल F9, और प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करना था, अल्ट के साथ F9 बटन। ये पहली क्लास में हमने सीखा था। तो अगर जो डायरेक्टली आज वाली क्लास देख रहे हैं और वो न्यू स्टूडेंट हैं, पहले पुराने स्टूडेंट को तो बहुत ये सारी चीजें बहुत आराम समझ में आएगी। ठीक, लेकिन जो प्रोग्रामिंग में अभी नया स्टूडेंट है, अच्छा ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी हम लोग ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसा नहीं केवल सी प्रोग्रामिंग में है, वो सी में है, C++ में है, जावा में है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यही चीज सीखेंगे। तो अगर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी नया नया सीख रहे हैं वो क्या करेंगे, कैसे ये प्रिंट करते हैं, क्या चीज कॉन्सेप्ट होता है, कैसे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं, अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो पुरानी वाली जो वीडियो है उन वीडियो को आप एक बार देख लेंगे इसी पांडे क्लासेस में जाकर के, जहां पे पुरानी वीडियो पड़ी है उनमें से अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पुरानी वीडियो है उसको आपने सही से भली भांति देख लिया है, मैं ये उम्मीद करता हूं, तो ये आगे आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो कितना प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दें और यहां पे हमने वैल्यू प्रिंट कर दिया, दिख रहा होगा सबको। अब हमने वैल्यू क्या लिख दिया, ++i, क्या लिखा हमने, ++i, और ++i कैसी वैल्यू थी, प्री इंक्रीमेंट। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले लगा है, पहले का मतलब प्री, और प्री इंक्रीमेंट में होता क्या है, पहले वैल्यू इंक्रीज होगी फिर असाइन होगी। तो वैल्यू कितनी थी, 3, अब इंक्रीज होकर नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जगह 1 बढ़ जाएगी वैल्यू, इंक्रीमेंटेड बाय 1 या डिक्रीमेंटेड बाय 1, एक या तो इंक्रीमेंट होगी वैल्यू या तो डिक्रीमेंट होगी। तो अब वैल्यू नई कितनी हो जाएगी, 4। तो आउटपुट कितना आएगा, अगर आप आउटपुट देखेंगे तो हमेशा कितना दिखाएगा, आउटपुट 4 दिखाएगा। क्यों, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, और प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू इंक्रीज होगी बाद में साइन होगी। तो पहले वैल्यू 3 थी, अब 3 की बजाय यहां लिख दे रहे हैं, 3 की बजाय अब नई वैल्यू कितनी हो गई, 4। मेमोरी में नई वैल्यू कितनी स्टोर हो गई, 4। अब वही वैल्यू असाइन हो जाएगी तो वो प्रिंट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। फिर अगर प्री इंक्रीमेंट की जगह हमने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर लिया, हमने यहां पे क्या किया, हमने लिखा i++। का मतलब प्लस ऑपरेटर बाद में है, इसका मतलब ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी बाद में इंक्रीमेंट होगी। अब वैल्यू इंक्रीमेंट कब होगी, बाद में। तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब देखिए वैल्यू कितनी थी, वैल्यू यहां डिक्लेयर जब किए थे कितनी वैल्यू थी, 3। अब यही वैल्यू आपको असाइन हो जाएगी। तो आउटपुट अब जब आप देखेंगे इसी लाइन के बाद तो आउटपुट कितना आएगा आपका, 3 ही आएगा। क्यों 3 आएगा, क्योंकि पहले वैल्यू असाइन हो गई बाद में इंक्रीमेंट हुई। अब बाद में इंक्रीमेंट होके अब वैल्यू हो चुकी होगी 4,
लेकिन वो हमें दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसी लाइन में हमने प्रिंट कर लिया है, तो यहाँ पे जो पुरानी वैल्यू है उसी वैल्यू को प्रिंट करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। ठीक, अब कभी अगर हम दोबारा प्रिंट करेंगे, जैसे हमने फिर से प्रिंटफ एक स्टेटमेंट लिखा, फिर से परसेंटाइल डी लिखा और अब आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे तो अब वैल्यू 4 दिखाएगा, बाद में दिखाएगा। ठीक, लेकिन इस लाइन में जब पोस्ट इंक्रीमेंट हमने किया तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ही है पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी। जबकि प्री इंक्रीमेंट जब हमने किया था तो पहले वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, फिर उसके बाद असाइन हुई थी। दोनों में मतलब आप डिफरेंस समझिएगा। ठीक, प्री का मतलब पहले इंक्रीमेंट फिर बाद में असाइनमेंट, और पोस्ट का मतलब पहले असाइन बाद में इंक्रीमेंट। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन प्रोग्राम्स को आप फिर से एक बार बना लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो कमेंट बॉक्स में वो पूछ लेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको मैं उम्मीद करता हूं ये छोटा सा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। केवल प्री इंक्रीमेंट समझ रहे हैं, प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट आज नहीं समझेंगे। अगर ये आपको क्लियर हो जाएगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह ही डिक्रीमेंट काम करेगा। डिक्रीमेंट में वैल्यू एक घटेगी या एक बढ़ेगी। ठीक, डिक्रीमेंट में एक वैल्यू घटेगी और इंक्रीमेंट में वैल्यू एक बढ़ेगी। ठीक, अब देखिए और दूसरे प्रोग्राम समझते हैं, थोड़ा इससे और अच्छा प्रोग्राम। अब देखिए इंटीजर आई इक्वल टू हमने 3 लिखा और एक वेरिएबल हमने लिखा इंटीजर जे, और जे इक्वल टू हमने लिखा प्लस प्लस आई। अब ध्यान समझिए, इन चीजों को आप समझिए और उसको एनालाइज करिए, और कभी भी जिंदगी में आपको ये चीजें भूलेंगी नहीं अगर इसको आप ध्यान से एक बार देख लेंगे। ठीक, अब देखिए हमने लिखा प्रिंटफ परसेंटाइल डी, अब आई की वैल्यू हमने प्रिंट कर लिया, वैसे ही प्रिंटफ परसेंटाइल डी और जे की वैल्यू प्रिंट कर लिया, गेट ch। ठीक, अब देखिए जैसे ही हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को हम जब भी डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, पहला काम क्या होगा, मेमोरी में उसके लिए एक स्पेस एलोकेशन होगा। अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा होगा, आप अपने से करिए इसको, आप अपने से सोचिए कितना आउटपुट आना चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कितना आउटपुट आना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या आउटपुट आना चाहिए और हम अभी जब कैलकुलेट करते हैं तो कितना आना चाहिए। देखिए आपका दोनों में डिफरेंस आ रहा है कि आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक, तो उन चीजों को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहली लाइन आप समझिए, सबसे पहली लाइन जब कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा, इस लाइन को जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो i इक्वल टू 3, तो सबसे पहले i के लिए एक स्पेस क्रिएट होगा, i के लिए एक मेमोरी एरिया क्रिएट हुआ, इसका नाम क्या है i। कितने बाइट का स्पेस लिया, 2 बाइट का स्पेस लिया। 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। ठीक, 8 बिट का मतलब जैसे 0 1 1 1, इन सिंगल बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट को ही क्या बोलते हैं, बिट। ये पहली क्लास में हमने थोड़ा सा समझा था। तो ऐसे ऐसे करके 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। तो कितने बाइट का स्पेस लेता है इंटीजर, 2 बाइट। फ्लोट कितने बाइट का लेता है, 4 बाइट। कैरेक्टर कितने बाइट का स्पेस लेता है, 1 बाइट। ठीक, ऐसे आपको याद हो जाएगा ये सारा। तो अभी 2 बाइट का स्पेस लिया होगा, वेरिएबल का नाम i है और इसका कुछ ना कुछ मेमोरी एरिया रहा होगा। तो मेमोरी एरिया हमने 2286 इस एड्रेस को लिया। ठीक, अभी इस एड्रेस के बारे में आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब इसकी वैल्यू कितनी असाइन होगी बताइए, अपने सोचिए। वैल्यू इसको कितनी मिलेगी, 3। तो i नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, वो 2 बाइट का स्पेस लिया, उसका ये एड्रेस रहा होगा, मशीन दिया होगा इस एड्रेस को, और उसकी वेरिएबल की वैल्यू चूंकि हमने i इक्वल टू 3 कर दिया है तो वेरिएबल की वैल्यू कितने से बाइंड हो जाएगी, कितने से बाउंड हो जाएगी, 3 से। इतनी बात समझ में आई। अगली लाइन में जो हमने इंटीजर टाइप का जे वेरिएबल डिक्लेयर किया तो सेम यही प्रोसेस होगा मेमोरी में। और मेमोरी एरिया थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। तो मेमोरी में ये हमारा मेमोरी एरिया है। ऐसे ही जे के लिए भी इस वेरिएबल का नाम क्या है, जे। कितने बाइट का स्पेस लेगा, 2 बाइट, क्योंकि हर एक वेरिएबल कितने बाइट का स्पेस लेता है, इंटीजर 2 बाइट का। इसका कुछ एड्रेस होगा 22
66 कोई भी एड्रेस होगा, रैंडम होगा, वो मशीन डिपेंडेंट होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगली चीज देखिए यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू क्या है, जे इक्वल टू हमने क्या लिखा प्लस प्लस आई। अब प्लस प्लस आई का मतलब क्या है आप समझ रहे हैं, प्लस प्लस आई का मतलब ये प्री इंक्रीमेंट वाला केस है। और प्री इंक्रीमेंट वाले केस में होता क्या है, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है देन असाइन होती है। बात समझिएगा, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है देन असाइन होती है। तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो आई की वैल्यू 3 थी, अब इंक्रीमेंट होगी कितनी हो चुकी होगी 4। ऐसे करके मेमोरी आप बना लेंगे तो कभी आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे ये वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो गई तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब ये वैल्यू किसको असाइन हुई, जे को, तो जे की वैल्यू कितनी मिली 4। समझ में आ रही है बात। अब आई और जे की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे यहाँ, तो आई की वैल्यू कितना आउटपुट दिखाएगा 4, क्योंकि लास्ट अपडेटेड वैल्यू कितनी है 4, और जे की वैल्यू भी आउटपुट में कितना आना चाहिए 4। बात समझ में आ रही है, दोनों वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी 4। ठीक, आई की वैल्यू भी 4 हो जाएगी और जे की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक, दोनों वैल्यू आपकी 4 हो जाएंगी इस केस में। अब इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे और आपको केसेस कैसे एराइज होते हैं उनको समझते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, और बुक में प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स आप करिए, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी एक और क्लास आपको बताएंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन इस तरह से आप इसको समझेंगे तो आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली। और आप यही प्रोग्राम आप C++ में बनाएंगे, यही प्रोग्राम आप जावा में बनाएंगे, C# पढ़ेंगे तो वहां भी बनाएंगे। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट या ऑपरेटर्स हर जगह आप सेम ही पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए एक और केस हम लोग समझते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ केस हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब यहाँ केस हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने i++ और सेमी कॉलन लगाना है ये। अब देखिए यहाँ पे कैसा मामला आ गया, यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट वाला मामला आ गया। तो अब आउटपुट बदलेगा कि आउटपुट सेम आना चाहिए, वो अब एक मैटर है, वो अब समझने वाली चीज है हमारे लिए। तो फिर से वही सेम प्रोसेस समझते हैं हम लोग। ठीक, क्या मेमोरी में क्या परिवर्तन होता है, क्या कैसे होता है, उन चीजों को फिर से एक बार समझते हैं। अब इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करके रन करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, क्या आउटपुट में सेम आएगा, क्या आउटपुट अलग आएगा, उन चीजों को समझते हैं। और इसी प्रोग्राम के थ्रू आज क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो ये लास्ट प्रोग्राम है जिसको आप समझेंगे और समझने के बाद घर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो उसको आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे i=3, लेकिन यहाँ पे केस कैसा है, पोस्ट इंक्रीमेंट वाला। पोस्ट इंक्रीमेंट वाले में हमने क्या याद किया कि पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगी। अब इंक्रीमेंटेशन कब होगा, बाद में, और पहले क्या हो रहा था, पहले। अब देखो इधर i=3, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी असाइन होगी 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन के बाद इस लाइन के एग्जीक्यूशन, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो यहाँ वैल्यू कितनी रहेगी 3। यहाँ पे आया कंपाइलर, तो यहाँ पे कैसा केस बना, ये केस बना पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में होता क्या, पहले वैल्यू असाइन होगी, तो अब इसको वैल्यू कितनी असाइन होगी, इस ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने क्या समझा, इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं A=B+C, तो B+C ऐड होकर किसको असाइन हो जाता है, A को। ठीक, तो इधर से वैल्यू किधर असाइन होता है, इसको। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट वाला है, तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, अब फिर इंक्रीमेंट होगी, तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो J को कितनी वैल्यू मिलेगी, वही पुरानी वैल्यू। तो पुरानी वैल्यू अभी कितनी है 3, तो J को अब वैल्यू कितनी मिल गई, पुरानी वाली वैल्यू दैट इज 3। अब इंक्रीमेंट हुआ होगा, अब इंक्रीमेंट होने के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई होगी 4, तो x i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक, i की लास्ट वैल्यू कितनी है 4, जबकि j की वैल्यू केस में कितना है 3। तो अब आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए 4, और इसका आउटपुट कितना आना चाहिए 3। ठीक, एक बार देख लीजिए सब लोग, अगर किसी को डाउट होता है तो आप फिर से इसको प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद कोई दिक्कत आती है तो इसको पूछ लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज आपको समझते हैं हम लोग। हमने जब अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा था तो उसमें हमने एसोसिएटिविटी पढ़ा था। तो एसोसिएटिविटी जो होती है उस ऑपरेटर की, वो लेफ्ट टू राइट थी। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है, जब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो चीज है, एक प्रायोरिटी और दूसरी एसोसिएटिविटी। तो प्रायोरिटी यहाँ पे
पोस्ट की ज़्यादा होती है, प्री की कम होती है अगर एक ही एक्सप्रेशन में लगा रहे तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एसोसिएटिविटी इस ऑपरेटर की राइट टू लेफ्ट होती है, जबकि अर्थमेटिक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या थी, वो लेफ्ट टू राइट थी। यहां क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। लेकिन इन सब चीजों को केवल आज यहीं पे हम लोग रोकते हैं। अगर एक ही दिन में सारी चीज सीखेंगे तो आप होच पोच हो जाएगा और आप गड़बड़ करने लगेंगे। तो केवल इन प्रोग्राम्स को ही आज अभी कंपाइल करके रन करना है। अगली क्लास को सबको इंतजार करना है। अगली क्लास का, अगली क्लास में एसोसिएटिविटी क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है, एक ही एक्सप्रेशन तब बना के आपको सॉल्व करके दिखाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक, तो आज वाली क्लास में कौन कौन से ऑपरेटर हम लोग सीखे, रिलेशनल ऑपरेटर हमने सीखा, लॉजिकल ऑपरेटर हमने सीखा, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन समझा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, उनको कैसे यूज करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम सीखे। आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की एक और थोड़ी सी क्लास लेंगे, जिससे आपको एक टाइम भी मिल जाए कि इन सब चीज़ों को फिर से एक बार कंपाइल कर लीजिए और आगे जब पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी बने। ठीक, तो आज वाली क्लास यहीं तक करते हैं हम लोग। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो पुरानी वीडियो जाके देखेंगे। अगर किसी कोई दिक्कत होती है तो पहले आप लोग उसको पूछ लेंगे, उसको क्लियर कर लेंगे, फिर आगे वाली क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासेस रोज ही लगभग चलेंगी, सीरीज में आपको क्लास मिलती रहेंगी, जिससे पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़िया से हो जाए। ठीक, तो अब हम लोग एक ही ऑपरेटर, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको थोड़ा सा अगली क्लास में फिर से एक बार शुरू में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक, अगली क्लास का एक इंतजार करेंगे सब लोग, जिसमें जो भी चीज़ें आपके डाउट हैं उन चीज़ों को हम लोग वहां पे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक, वीडियो देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको डाउट रहेगा, आपको सारी चीजें क्लैरिटी के थ्रू और सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक, और आप सारी वीडियो देखते रहिए, किसी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं या कंप्यूटर के अलावा जो भी हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, इनको सब लोगों के साथ शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और लोग इससे लाभ कमाएं और लोग लाभान्वित हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए। और आप क्या करेंगे, आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक करते जाएंगे और आगे अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करते जाएंगे। ठीक, चलिए आज की क्लास हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।